कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात में एक डरावने मेंशन के पास। अकीरा, वो शांत और रहस्यमयी हत्यारा, एक और किलर के सामने खड़ा है। दोनों का निशाना एक ही व्यक्ति है। उसका प्रतिद्वंदी हार मानने को तैयार नहीं होता और अपने चोगे के अंदर से छिपा हुआ हथियार निकाल लेता है। वो अकीरा की ओर झपटता है, उसकी तरफ कई ब्लेड फेंकते हुए, लेकिन अकीरा हर वार से ऐसे बचता है जैसे कोई भूत हवा में तैर रहा हो। तभी वो हत्यारा तलवार लेकर उस पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच तलवारों की तेज टकराहट शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच अकीरा अपने दुश्मन की तलवार को हवा में उछाल देता है, मगर वो आदमी तुरंत और डैगर निकालकर पलटवार करता है। अकीरा बड़ी फुर्ती से उन सब से बच निकलता है, लेकिन विरोधी के पास अब भी एक आखिरी छिपा हथियार होता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, अकीरा अचानक गायब हो जाता है और पल भर में उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। हत्यारा बेतहाशा कोई मौका ढूंढने की कोशिश करता है, मगर अकीरा उसके हर वार को रोक देता है और उसके हाथ नीचे दबा देता है। दुश्मन अपने जूते में लगी ब्लेड से किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा पहले ही उसकी चाल समझ लेता है और उसके हाथ में छुरा घोंप देता है। पल भर में वह उसकी टांग तोड़ देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लड़ाई खत्म होने का एहसास होते ही वो हारा हुआ हत्यारा अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। जैसे ही उसकी गिरती हुई तलवार उसी पर आकर गिरती है। जंग खत्म होने के बाद अकीरा बिना कोई आवाज किए चुपचाप मेंशन के अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो गहरी नींद में सो रहा है। कुछ पल के लिए अकीरा झिझकता है, लेकिन फिर अपने मिशन को पूरा करने के लिए तलवार उठा लेता है। लेकिन इस सब से पहले अकीरा बस एक आम स्टूडेंट था जो जापान में अपनी जिंदगी जी रहा था। अपने स्कूल के दिनों में कुछ लड़कियां अपने दोस्त सकासा से कहती है कि वो उनके साथ लंच करे, मगर वो मना कर देता है। कहता है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल की ड्यूटीज निभानी है। लड़कियां उसकी मेहनती प्रकृति की तारीफ करती हैं। दूसरी टेबल पर कुछ स्टूडेंट्स शेरोरी नाम की लड़की का शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि अकीरा अपने फोन पर चुपचाप नोवेल पढ़ रहा होता है। उसका दोस्त नैन्स उसे आवाज देकर पूछता है कि क्या उसे आइस स्काई स्टोरीज पसंद हैं। अकीरा आराम से जवाब देता है कि वो बस वही पढ़ता है जो ऑनलाइन फ्री मिलता है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसका दोस्त उठता है और कहता है कि अगर उसे कोई और फ्री नॉवेल मिले तो शेयर कर देना। अकीरा उसे जाते हुए देखता है, तभी पास बैठी कुछ लड़कियां फुसफुसाने लगती हैं, ये सोचते हुए कि अकीरा आखिर बात किससे कर रहा था। जैसे ही अकीरा अपना लंच खा रहा होता है, वो अब भी हैरान है कि किसी ने उससे बात की, क्योंकि क्लास में तो उसे कोई नोटिस भी नहीं करता। लेकिन अचानक उसका फोन गड़बड़ाने लगता है। क्लासरूम की छत पर एक अजीब सी काली धुंध बनने लगती है, जो धीरे धीरे एक चमकते हुए मैजिक सर्कल का रूप ले लेती है। वो रोशनी स्टूडेंट्स के पैरों के नीचे इकट्ठी होने लगती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, सब एक विशाल अनजान किले में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। घबराए और उलझे हुए स्टूडेंट्स इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एक रहस्यमयी प्रीस्ट आगे बढ़ता है और घोषणा करता है कि उनका राजा अब उनसे मिलने आ रहा है। जब प्रीस्ट एक तरफ हटता है तो सबके सामने एक शानदार राजा और एक सुंदर प्रिंसेस खड़े होते हैं। राजा समझाता है कि उन्हें एक दूसरी दुनिया यानी अर्थ से बुलाया गया है, मॉर्गन नाम की उस दुनिया में जो रेडिस एम्पायर नामक मानव साम्राज्य का हिस्सा है और जिसे अभी डीमंस ने घेर लिया है। वो बताता है कि उन्हें एक और दुनिया से बुलाए गए बहादुर योद्धा चुना गया है ताकि वे डीमन लॉर्ड को हरा सकें। ये सुनकर स्टूडेंट्स में उत्साह फैल जाता है। अपनी नई आइस स्काई एडवेंचर शुरू करने का ख्याल ही उन्हें रोमांचित कर देता है। तभी प्रीस्ट आगे कहता है कि उनमें से सिर्फ एक ही सच्चा हीरो बन सकता है। ये जानने के लिए उन्हें अपनी शक्तियों की परीक्षा देनी होगी। एक लड़का आगे बढ़कर अपने हाथ को एक चमकते हुए क्रिस्टल पर रखता है, लेकिन पता चलता है कि वो हीरो नहीं है। प्रीस्ट उसे सांत्वना देता है और कहता है कि भले ही उसे हीरो का खिताब नहीं मिला, फिर भी वो एक मजबूत वॉरियर है। इसके बाद युकी नाम की एक लड़की को पता चलता है कि वो एक डिस्पेल मेज है और टोमोया को मालूम होता है कि वो एक नाइट है। जब शिरोरी को पता चलता है कि वो एक हीलर है, तो प्रीस्ट समझाता है कि अब वे अपनी पूरी स्टेटस स्क्रीन्स बिना मैजिक क्रिस्टल के भी देख सकते हैं। सभी उत्साह से अपने स्टैट्स देखने लगते हैं। तभी नैन्स अकीरा से उसके रिजल्ट के बारे में पूछती है। अकीरा धीरे से जवाब देता है कि वो एक असैसिन है, लेकिन भीतर से वो हैरान रह जाता है कि उसके स्टैट्स कितने ज्यादा ओवरपावर्ड हैं। फिर सुकासा आगे बढ़ता है और अपना हाथ ऑर्ब पर रखता है, जिससे उसकी हीरो क्लास सामने आती है। प्रीस्ट उसकी अविश्वसनीय क्षमता की तारीफ करता है और सभी स्टूडेंट्स अपने प्यारे प्रेसिडेंट के लिए खुशी से जयकारे लगाने लगते हैं। मगर अकीरा अविश्वास से उसकी ओर देखता रह जाता है। सुकासा के स्टैट्स उसकी तुलना में कहीं ज्यादा कमजोर लग रहे थे।
राजा की डीमंस वाली कहानी पर शक करते हुए अकीरा फैसला करता है कि वो अपनी असली ताकत छिपाकर रखेगा। अपनी एक विशेष कंसील्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी मौजूदगी पूरी तरह गायब कर देता है। जब नैन्स मुड़कर उससे फिर बात करने लगती है तो वो चौंक जाती है। अकीरा अचानक वहां से गायब हो चुका होता है। उसे लगता है कि शायद वो कमरे से चला गया। जब सबके टेस्ट खत्म हो जाते हैं, प्रीस्ट उन्हें बताता है कि हर स्टूडेंट के लिए खास हथियार और आर्मर तैयार किए जाएंगे और फिलहाल उन्हें अपने अपने कमरों में जाकर आराम करना चाहिए। अपनी असली ताकत के छिपे रहने पर राहत महसूस करते हुए अकीरा चुपचाप सबके साथ चल देता है, अब भी अपनी कंसील्ड स्किल के जरिए पूरी तरह छिपा हुआ। गलियारों से गुजरते हुए अकीरा दीवार में जड़ा एक अजीब सा क्रिस्टल देखता है। वो असल में एक सर्वेलेंस कैमरा होता है। ये समझकर कि राजा हर हरकत पर नजर रख रहा है, अकीरा को खुशी होती है कि उसने अपनी पूरी शक्ति कभी दिखाई ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक रहस्यमयी नाइट छाया से उसे चुपचाप देख रहा होता है। उसी रात अकीरा को एक ऐसा स्टोरेज रूम मिलता है जिसका अब तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था और वह तय करता है कि फिलहाल वह उसे अपना अस्थायी ठिकाना बनाएगा। जैसे ही वह वहां बैठता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है और वह इलाके की और जानकारी जुटाने के लिए चारों ओर घूमने का फैसला करता है। छतों और टावरों पर चढ़ते हुए वह उस खूबसूरत शहर का नज़ारा देखता है और यकीन कर लेता है कि वह सच में किसी और दुनिया में आ चुका है। अचानक पास के एक कक्ष से कुछ आवाजें गूंजती हैं। अकीरा तुरंत छिप जाता है और चुपचाप सुनने लगता है। अंदर राजकुमारी राजा से कह रही होती है कि वे छात्र कुछ नहीं जानते, बस उन्हें खास शक्तियां दी गई हैं। राजा आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और उसे उनके रहस्यमयी योजना को आगे बढ़ाने का आदेश देता है। दीवार के पीछे से अकीरा ध्यान से सुनता है। उसका हाथ उसकी खंजर पर होता है। मन में सोचता है कि वह चाहे तो यहीं राजा की जान ले सकता है। लेकिन तभी राजा को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वह पलट कर देखता है। तब तक अकीरा पहले ही परछाइयों में गायब हो चुका होता है। अगली सुबह अकीरा छिपते हुए कैफेटेरिया में घुसता है। वह देखता है कि बाकी छात्र जोश से बातें कर रहे हैं कि कैसे वे हीरो बनने वाले हैं। वह सोचता है कि क्या उन्हें राजा की चाल के बारे में चेतावनी देनी चाहिए या नहीं, लेकिन उसे समझ आता है कि शायद वे उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे। पास की मेज पर सुकासा गर्व से खड़ा होता है और सबको बताता है कि राजा ने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो उन्हें इस दुनिया में बुलाया गया है। वह सबको एकजुट होने और दानवों को हराने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे राजा की कृपा का बदला चुका सकें। छात्र खुशी से चिल्लाते हैं और पूरी तरह अनजान रहते हैं कि वे सब राजा के खेल में फंस चुके हैं। दूर से देखते हुए अकीरा के अंदर गुस्से और दया का मिश्रण उमड़ता है। वे सब राजा की चाल में फंसे हुए हैं। उसी दिन बाद में नाइट कमांडर सारिन सभी हीरोज को प्रशिक्षण के लिए आंगन में एकत्र करता है। वह गर्व से अपनी पहचान बताता है कि वह साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली रक्षक है, लेकिन उसका साथी जिल्स उसे विनम्र रहने की याद दिलाता है। सारिन घोषणा करता है कि सभी को 1 महीने तक विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा। उसके बाद वे एक भूल भुलैया में जाकर असली राक्षसों से लड़ाई करेंगे। क्योंकि उनमें से किसी के पास युद्ध का अनुभव नहीं है, वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह खुद उन्हें लड़ना सिखाएगा। जब बाकी छात्र खुशी से चिल्लाते हैं और अपनी नई यात्रा के लिए उत्साहित होते हैं, अकीरा परछाइयों में ही रहता है, चुपचाप सब कुछ देखते हुए ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर सारिन के असली इरादे क्या हैं। जब कमांडर वहां से निकलता है, अकीरा चुपचाप उसका पीछा करने लगता है ताकि और जानकारी हासिल कर सके। जैसे ही अकीरा एक फव्वारे के पास पहुंचता है, अचानक सारिन उसका नाम लेकर पुकारता है। हैरान होकर अकीरा वहीं जम जाता है। ये सोचता है कि सारिन ने आखिर उसकी कंसील स्पेल को कैसे पहचान लिया। सारिन हल्के से मुस्कुराता है और समझाता है कि अकीरा की कंसीलमेंट पूरी तरह काम कर रही है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं छिप सकता जिसके पास मिस्टिक आइज हों, जो शरीर की गर्मी को महसूस कर सकती हैं। अपनी पहचान उजागर होने के डर से अकीरा सहज रूप से अपनी चाकू की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन सारिन शांति से अपना हाथ उठाता है और उसे आश्वासन देता है कि वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसका राज भी किसी को नहीं बताएगा। अकीरा सतर्क बना रहता है। उसे शक होता है कि शायद सारिन अब भी राजा का वफादार है, लेकिन कमांडर बताता है कि उसके अपने कारण हैं मौजूदा शासन का विरोध करने के। सारिन फिर अकीरा से कहता है कि वह उनकी इस मुलाकात को सबसे, खासकर राजा से, गुप्त रखे। कुछ पल सोचने के बाद अकीरा आखिरकार सिर हिलाता है, तय करता है कि फिलहाल उस पर भरोसा किया जा सकता है। दोनों फव्वारे के पास बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। अकीरा स्वीकार करता है कि वह इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता है और पूछता है कि क्या उसे रॉयल आर्काइव्स तक पहुंच मिल सकती है।
सेरेन उसे उसके कंसील स्किल के स्तर के बारे में पूछता है और अकीरा बताता है कि वह पहले ही अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि उसकी बाकी सभी स्किल्स अब भी स्तर 1 पर हैं, जिससे वह समझ नहीं पा रहा कि उन्हें कैसे बेहतर बनाए। यह सुनकर सारिन मुस्कुराता है और कहता है कि वह खुद उसे ट्रेन करेगा, क्योंकि वैसे भी आर्काइव से उसे कोई खास फायदा नहीं होता। यह सुनकर अकीरा को राहत और उत्साह दोनों महसूस होते हैं। आखिरकार उसे कोई मिल गया है जो उसे सिखाने को तैयार है। फिर भी उसके दिल के भीतर गहराई में अब भी एक अधूरी ख्वाहिश बाकी रहती है, अपने घर लौटने की, अपने परिवार के पास। सेरेन मानता है कि घर लौटना आसान नहीं होगा, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि पहले अकीरा को इतना मजबूत बनना होगा कि वह इस दुनिया में जिंदा रह सके। खुद को उसका ईनी महसूस करते हुए अकीरा पूछता है कि वह सेरेन का यह एहसान कैसे चुकाए। हल्की मुस्कान के साथ सेरेन कहता है कि वह बस इतना चाहता है कि अकीरा उसे अपनी दुनिया यानी अर्थ की कहानियां सुनाए। अकीरा हल्के से हंसता है और उसका हाथ मिलाते हुए औपचारिक तौर पर अपना परिचय देता है। उसी दिन से उनका गुप्त प्रशिक्षण शुरू होता है। जैसे जैसे ये गुप्त प्रशिक्षण आगे बढ़ता है, अकीरा जल्दी ही समझ जाता है कि सेरेन सिर्फ एक कुशल नाइट ही नहीं, बल्कि एक धैर्यवान और तेज दिमाग वाला गुरु भी है। हर सुबह अकीरा उसकी देखरेख में प्रशिक्षण लेता है, अपने शरीर की ताकत बढ़ाना और अपनी प्रतिक्रिया को तेज करना सीखता है। प्रशिक्षण के बीच सेरेन अपने साथी जिल से मिलता है, जो उससे पूछता है कि वह बाकी बुलाए गए हीरोज बजाय इतना समय अकीरा के साथ क्यों बिता रहा है। सेरेन जवाब देता है कि अकीरा का नजरिया बाकियों से बिल्कुल अलग है। उसके शब्द, उसकी सोच, यहाँ तक कि उसकी खामोशी भी कुछ अलग महसूस होती है। उत्सुकता से जिल सुनता रहता है जब सेरेन उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है। अकीरा सिर्फ एक हत्यारा नहीं है, बल्कि वही असली हीरो है, इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास मैक्स लेवल कंसील स्किल है। जिल्स को यकीन नहीं होता, क्योंकि ऐसी क्षमता तो केवल दुनिया के पहले दंतकथाओं वाले हीरो के पास थी। कुछ ही पल बाद अकीरा दरवाजे पर दिखाई देता है। उसके हाथ में एक किताब होती है जो उसने चुपके से राजा के आर्काइव से ली थी। वह धीरे से उसे सारिन की मेज पर रखता है और बताता है कि इसमें बहुत खतरनाक जानकारी है। सारिन उसे खोलता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि यह राजा की किताब नहीं, बल्कि वही किताब है जो उसने खुद लिखी थी, जिसे उसने एक कुकबुक के रूप में छिपा रखा था। उसके अंदर सारिन के वे सारे नोट्स और रणनीतियां थीं जिनसे वह राजा को गिराने की योजना बना रहा था। सारिन मानता है कि उसने यह सब कुछ रॉयल स्पाई से अपनी योजनाएं छिपाने के लिए किया था। वह बताता है कि राजा एक निर्दयी व्यक्ति है, जिसे बस नियंत्रण का जुनून है, और वह उन छात्रों का इस्तेमाल अपने सैन्य बल को बढ़ाने के लिए मोहरों की तरह कर रहा है। ये सुनकर अकीरा का गुस्सा फूट पड़ता है, उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं और उसके दिमाग में राजा की झूठी दयालुता और धोखेबाजी भरे शब्द गूंजने लगते हैं। सारिन आगे कहता है कि कई रॉयल नाइट्स भी गुप्त रूप से राजा के अत्याचारों का विरोध कर रहे हैं। वे बिना खून बहाए उसे गद्दी से उतारने की योजना बना रहे हैं। अकीरा शांत और गंभीर स्वर में कहता है कि हत्यारे के रूप में वह आसानी से राजा को खत्म कर सकता है, बिना किसी के देखे। लेकिन फिर वह स्वीकार करता है कि वह अपनी पहली ही रात ऐसा नहीं कर सका। सारिन कोमल नजरों से उसकी ओर देखता है और कहता है कि हत्यारा होना ये नहीं मतलब कि तुम्हें जिंदगियां खत्म करनी ही होंगी। और फिर धीरे से कहता है, जिस पल तुम अपनी पसंद करने की क्षमता खो देते हो, उसी पल तुम इंसान होना छोड़ देते हो। अकीरा चुपचाप सुनता है, उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं। वह धीरे से कहता है कि वह ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जिसे देखकर उसका परिवार शर्मिंदा हो या ये जान पाए कि वह एक कातिल है। सारिन हल्की लेकिन गहरी मुस्कान के साथ कहता है कि उसे अकीरा में कुछ बहुत अनोखा दिखता है, बुद्धिमानी, संयम और ताकत। वह समझाता है कि जब अकीरा ने बिना सोचे समझे राजा पर भरोसा नहीं किया, तभी उसने अपना असली चरित्र दिखाया, और यही वजह थी कि सारिन ने भी उस पर भरोसा किया। धीरे से अकीरा अपने दिल की बात कहता है। बचपन में किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा भीड़ में गुम हो जाता था, सबकी नजरों से ओझल। सारिन हल्का सा सिर झुकाकर थोड़ा हैरान होता है जब अकीरा धीमी आवाज में बताता है कि सारिन ही पहला इंसान है जिसने उसे सच्चे दिल से सराहा है। योद्धा हल्का सा हंसता है, उसका हाथ अकीरा के कंधे पर रखता है और एक छोटी सी मदद मांगता है ताकि वो राजा को शांति से सत्ता से हटा सके। अकीरा धीरे से सिर हिलाता है और कहता है कि वो इसके बारे में सोचकर बताएगा, फिर कमरे से बाहर चला जाता है। वक्त तेजी से बीतता है और एक पूरे महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद उनकी यात्रा का दिन आ पहुंचता है। सारे हीरो महल के आंगन में इकट्ठे होते हैं, जहां सारिन घोषणा करता है कि अब वे कैनन की महान भूल भुलैया की खोज के लिए निकलेंगे।
साम्राज्य के नागरिक कतारों में खड़े होकर उनकी रवानगी का जश्न मनाते हैं, तालियां बजाते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं। लेकिन भीड़ के इस जोश को देखकर अकीरा के मन में बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है माहौल कुछ ज्यादा ही बनावटी है, जैसे इसके पीछे कोई काली सच्चाई छिपी हो। लोगों के बीच उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जो उसे ध्यान से देख रही होती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो गुस्से से देखती है और कहती है कि उसके लोगों ने हीरो को बुलाने के लिए अपनी सारी कुर्बानी दे दी। अकीरा हैरान होकर कहता है कि वो समझ नहीं पाया। लड़की भौहें सिकोड़कर जवाब देती है, तुम समझ जाओगे जब सच्चाई जान लोगे। और ये कहकर वो भीड़ में गायब हो जाती है। भूल भुलैया के अंदर पहुंचते ही टीम अपनी यात्रा की गहराइयों में उतरना शुरू करती है। वो सुरंगें अंतहीन मुड़ती जाती हैं, जालों और अजीब जीवों से भरी हुई। शुरुआत में छात्र कमजोर मॉन्स्टर से निपट लेते हैं, लेकिन अफरा तफरी मच जाती है जब एक छात्र गलती से किसी छिपे हुए मैकेनिज्म को सक्रिय कर देता है। जमीन अचानक खुल जाती है और वहां से विशाल ओगर्स का झुंड बाहर निकलता है। अकीरा बिना समय गंवाए एक ओगर को काट गिराता है, इससे पहले कि वो हमला करे, और सारिन को चिल्लाकर कहता है कि उन्हें पीछे हटना होगा। सारिन सिर हिलाकर अपनी तलवार में दिव्य ऊर्जा भरता है और एक होली स्लैश छोड़ता है जो मॉन्स्टर्स के बीच से रास्ता साफ कर देता है। लेकिन जैसे ही वो अगले गेट की तरफ भागते हैं और भी ज्यादा जीव उनके रास्ते में आ खड़े होते हैं, और इस बार उनकी ताकत बहुत ज्यादा महसूस होती है। सुकासा को अचानक याद आता है कि राजकुमारी ने उसे इमरजेंसी के लिए एक स्मोक बॉम्ब दिया था और वो उसे इस्तेमाल करने का फैसला करता है। धमाके के साथ छोटे मॉन्स्टर्स मिट जाते हैं, लेकिन धुएं के बीच से एक विशाल मिनर उभरता है जो दानवी ऊर्जा फैला रहा होता है। जब सैरिन और जिल्स बैकअप लेकर वहां पहुंचते हैं तो वो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली मॉन्स्टर सामने आ गया। अकीरा बिना झिझके आगे बढ़ता है, उसके विशाल कुल्हाड़ी से बचते हुए उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। वो उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन उसकी तलवार उसके पत्थर जैसे सख्त शरीर पर टूट जाती है। जमीन पर उतरते ही अकीरा दबी आवाज में कसम खाता है और सुकासा की ओर दौड़ता है, जो कांप रहा होता है और थक चुका होता है। सुकासा बड़बड़ाते हुए कहता है कि वो एक हीरो के तौर पर नाकाम हो गया है। अकीरा उसके कंधे पकड़कर कहता है कि उसे अपनी टीम पर भरोसा रखना चाहिए, उन्होंने इसी के लिए तो ट्रेनिंग की है। लेकिन सुकासा की घबराहट बढ़ती जाती है। वो उलझे हुए शब्द बड़बड़ाने लगता है और उसके चारों ओर काली आभा फैलने लगती है। अकीरा तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो डिस्पेल मेज यूकी को बुलाता है। यूकी आगे बढ़ती है और एक मंत्र बोलती है जो सुकासा के शरीर को शुद्ध कर देता है। काला धुआं गायब हो जाता है। वो एक दानवी श्राप था जो उसे तोड़ रहा था। होश में आते ही सुकासा कमजोर आवाज में उसका शुक्रिया अदा करता है। सैरिन के पास खड़ा अकीरा उस उग्र माइनोटॉर को देखता है और धीरे से पूछता है कि क्या वो उस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। सैरिन दृढ़ नजर से सिर हिलाता है और अपनी ताकत केंद्रित करके एक चमकदार बिजली जैसी रोशनी छोड़ता है, जिससे वो दैत्य कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसी पल अकीरा नजरों से गायब हो जाता है और अगली ही क्षण उस दैत्य के पीछे प्रकट होता है। अकीरा अपनी शैडो मैजिक को एक्टिव करता है। वो काले साए से बनी नुकीली स्पाइक्स तैयार करता है जो सीधा माइनोटॉर की ओर उड़ती हैं, जो अब भी सैरिन की बिजली से जूझ रहा है। लेकिन जल्द ही माइनोटॉर खुद को बिजली से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और अकीरा की ओर झपटता है, ये जाने बिना कि अकीरा पहले ही अपना जादू कर चुका है। जैसे ही माइनोटॉर अपनी भारी कुल्हाड़ी अकीरा की तरफ चुलाता है, उसका हाथ उन अंधकारमय स्पाइक से छेद दिया जाता है। अकीरा उसके शरीर में और भी ज्यादा स्पाइक्स घुसा देता है, और जब उसे यकीन हो जाता है कि वो आसानी से खुद को छुड़ा नहीं पाएगा, तो वो उसे नीचे, उसके पैरों के नीचे खुलते अंधकार के गहरे गर्त में खींचना शुरू कर देता है। माइनोटॉर उस अंधकार में समा जाता है और उसकी सिर को पकड़ने वाली स्पाइक्स उसे जड़ से उखाड़ देती हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि अकीरा ने इतने ताकतवर दैत्य को हरा दिया। लेकिन तभी अचानक उसकी शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। सब घबरा जाते हैं जब वो शैडो स्पाइक्स को वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन शुक्र है कि सैरिन आगे बढ़कर उसे शांत करने में मदद करता है। उसकी मार्गदर्शन की वजह से अकीरा आखिरकार अपनी शक्ति पर नियंत्रण पा लेता है और अपनी शैडो मैजिक को निष्क्रिय कर देता है। वह खुद को जिंदा पाकर शुक्रगुजार महसूस करता है और सैरिन मुस्कुराकर कहता है कि आज उसने उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा किया है। जब वे डंजन से वापस लौटते हैं, सैरिन अकीरा को सबकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन अकीरा को लगता है कि वह सारा श्रेय पाने लायक नहीं है। वह कहता है कि अगर सारिन वहां उसकी मदद के लिए न होता तो वह मिनोटॉर को कभी नहीं हरा पाता, खासकर इसलिए क्योंकि वह ट्रेनिंग के दौरान अपनी शैडो मैजिक को सही तरह से नियंत्रित भी नहीं कर पाया था।
सैरिन कहता है कि ये पहली बार है जब उसने शैडो मैजिक नाम की किसी एक्स्ट्रा स्किल के बारे में सुना है, और वह मानता है कि अकीरा अभी इस जादू को मुश्किल से संभाल पा रहा है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगली बार इसका इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहे, और फिर फैसला करता है कि वह उसे एक सैमुराई स्वॉर्ड देगा जिसे पहले हीरो ने खुद अपने हाथों से बनाया था। अकीरा उस तलवार को लेता है और सारिन से पूछता है कि वो ये तलवार मौजूदा हीरो को क्यों नहीं देता बजाय उसके। इस पर कमांडर जवाब देता है कि सौतो के पास पहले से ही होली स्वॉर्ड है, लेकिन असली वजह यह है कि सारिन ने यह तलवार रॉयल ट्रेजरी से चुराई थी, और अगर उसने इसे उस मूर्ख हीरो को दे दिया तो वो तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा। अकीरा खुशी खुशी तलवार स्वीकार कर लेता है, और फिर उसे एहसास होता है कि उसकी पकड़ के पास कुछ लेख खुदे हुए हैं। पहला लिखा है, और अगले इंस्क्रिप्शन में पहले हीरो की ये कामना है कि ये तलवार कठिन समय में उसके उत्तराधिकारी का मार्गदर्शन करे। अकीरा कहता है कि काश वह पहले हीरो से मिल पाता। हीरो की बात करते हुए अकीरा को वो श्राप याद आता है जो सोद्तो पर डाला गया था, और कैसे वे उसे तोड़ नहीं पाए चाहे जादूगर ने कितनी भी कोशिश की हो। उसे महसूस होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और सारिन के पास भी इसके पीछे की एक थ्योरी है। उस श्राप के पीछे जो व्यक्ति है वह वास्तव में प्रिंसेस है, जो एक डार्क मैजिक रिचुअल का इस्तेमाल करके सोद्तो को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। लेकिन अकीरा सही समय पर वहां पहुंच जाता है और उस मैजिक क्रिस्टल को नष्ट कर देता है जिसे वह ये अनुष्ठान कर रही थी। प्रिंसेस गुस्से में पागल हो जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि उसने उसकी अनुमति के बिना किसी औरत के कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की। अकीरा बस अपनी तलवार उसकी ओर तानते हुए कहता है कि जो औरत दूसरों पर श्राप डालती है वह औरत नहीं बल्कि एक विच है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, और प्रिंसेस जवाब देती है कि ये सब राजा के लिए है। अकीरा पूछता है कि वो राजा की आज्ञा क्यों मान रही है, और प्रिंसेस वही जवाब दोहराती है। उसकी आंखें बिल्कुल नीरस और जीवनहीन लग रही थीं। अकीरा भी ये बात समझ जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन प्रिंसेस के पास अभी भी कई मैजिक क्रिस्टल्स हैं जिन्हें वो बाकी छात्रों को श्राप देने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। इस बीच अकीरा उस क्रिस्टल को लेकर सारिन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो प्रिंसेस के बारे में सही था, वही सोद्तो को श्राप दे रही थी। लगता है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सेरिन कहता है कि उसने अब तक अपनी बुरी हरकतें छोड़ना नहीं सीखा। वह अकीरा से पूछता है कि क्या उसने प्रिंसेस को अपना चेहरा दिखाया था, और अकीरा हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि वह उससे ठीक तरह से बात करना चाहता था, लेकिन वो खुद अपनी बातों में बहुत खराब थी। सेरिन जवाब देता है कि प्रिंसेस अब बस राजा की कठपुतली बन चुकी है, और फिर अकीरा को चेतावनी देता है कि वो आज रात महल के अंदर न सोए। अकीरा वजह जानना चाहता है, तो सारिन समझाता है कि प्रिंसेस किसी को भी श्राप दे सकती है, पर उसे नहीं, क्योंकि उसने अब तक उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई। इसका मतलब है कि वो उसे मारने की कोशिश करेगी, इसलिए सारिन चाहता है कि वो महल से दूर रहे। अकीरा पूछता है कि क्या वो उसे डांटेगा नहीं इतनी लापरवाही से अपना चेहरा दिखाने के लिए। इस पर कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है कि किशोर उम्र के लोग स्वभाव से ही जल्दबाज और लापरवाह होते हैं, और बड़ों का काम है उनकी गलतियों को संभालना। अगले दिन सुबह अकीरा महल से आती हलचल की आवाज से जागता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठा है। वह नोटिस करता है कि सोद्तो अब श्राप से मुक्त हो गया है, और हैरानी से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। सोद्तो जवाब देता है कि सारिन मर चुका है। अकीरा इस खबर को सुनकर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। वह भीड़ को चीरता हुआ दौड़ता है और देखता है कि सारिन की लाश जमीन पर पड़ी है, उसके दिल में एक खंजर धंसा हुआ है। अकीरा टूट जाता है इस दुनिया में अपने एकमात्र दोस्त को खोकर, लेकिन तभी उसके सहपाठी उसे रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही हत्यारा है। वे इशारा करते हैं कि सारिन को मारने के लिए जिस डैगर का इस्तेमाल हुआ वो अकीरा का ही है। अकीरा उन्हें याद दिलाता है कि उसका डैगर तो मिनोटॉर वाली लड़ाई में टूट गया था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, और वे उसे संदिग्ध और अविश्वसनीय बताते हैं। कहते हैं कि जब से वे यहाँ आए हैं अकीरा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अकीरा सोचता है कि क्या वे सब प्रिंसेस किसके श्राप के, और जैसे जैसे वे सब उस पर दोष डालते जाते हैं उसकी शंका सही साबित होती है। केवल सोद्तो ही उसकी तरफ से बोलता है, कहता है कि उन्हें इस मामले की ठीक से जांच करनी चाहिए। लेकिन राजा घोषणा करता है कि अकीरा को उनके प्रिय कमांडर की हत्या के लिए फांसी दी जाएगी। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अकीरा को पकड़ लिया जाए, मगर अकीरा अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करके अपनी मौजूदगी छिपा लेता है और बिना किसी नुकसान के वहां से भाग निकलता है। जैसे ही राजा अपनी सेना को पूरे महल में उसकी तलाश के लिए भेजता है, अकीरा गिल के पास पहुंचता है, जो उसे बताता है कि सारिन की हत्या एलीट असैसिनेशन यूनिट ने की थी
और वो भी सीधे राजा के आदेश पर। अब वो हत्यारे अकीरा के पीछे भी पड़े हैं, लेकिन सेरेन ने पहले से इसकी संभावना सोच रखी थी और उसने अपने कमरे में उसके लिए यात्रा का सामान तैयार करके रखा था। गिल अकीरा को कहता है कि वह वो सामान ले और यहाँ से भाग जाए। अकीरा वाइस कमांडर का धन्यवाद करता है और जल्दी से सेरेन के कमरे में जाकर वो सामान उठा लेता है, लेकिन जल्दबाजी में एक छोटा पाउच भूल जाता है। रात में राजा बात करता है कि सेरेन को खत्म करना उसकी उम्मीद से कहीं आसान रहा और अब कोई नहीं बचा जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके। प्रिंसेस उसे बताती है कि हीरो को छोड़कर बाकी सभी छात्रों का ब्रेन वॉशिंग पूरा हो चुका है और अब उन्हें बस एक कारण चाहिए अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध शुरू करने के लिए। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और आदेश देता है कि प्रिंसेस अपने हत्यारों को अकीरा के पीछे भेजे ताकि वो ज्यादा दिन तक जिंदा न रह सके और उनके लिए खतरा न बन पाए। इस बीच अकीरा डंजन में छिपा हुआ है क्योंकि सेरेन ने कभी उसे बताया था कि पीछा करने वालों से बचने के लिए वह सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन उस जगह की एक कमी है, वहां साफ पीने का पानी नहीं है। डंजन वो जगह भी है जहां कोई अपनी स्किल्स और लेवल को बढ़ा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि ये बेहद खतरनाक होता है। सेरेन ने अकीरा को पहले ही चेतावनी दी थी कि उसकी प्रेजेंस कंसीलिंग स्किल भी उसे हाई लेवल मॉन्स्टर से नहीं बचा पाएगी क्योंकि उनकी सेंसेस बेहद तेज होती हैं, लेकिन अगर वो खुद को पर्याप्त लेवल तक बढ़ा ले तो वह अपनी खुशबू और शरीर का तापमान तक मिटा सकता है, जिससे लगभग किसी को भी बेवकूफ बना सके। सेरेन की बातों को याद करते हुए अकीरा डंजन के अंदर और गहराई में जाने लगता है जहां वो खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ता है, जैसे फ्लेम हाउंड्स जो मरते ही विस्फोट कर जाते हैं। अकीरा को याद आता है कि सेरेन ने उसे बताया था कि लेवल 100 तक पहुंचने के बाद हर किसी को एक स्पेशल स्किल मिलती है जो उन्हें बेहद ताकतवर बना देती है। डंजन बॉसेस को हराना सबसे तेज तरीका है ज्यादा एक्सपीरियंस पाने का, लेकिन वो एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें जान या तो जीत जाती है या चली जाती है, और एक बार शुरू हो जाए तो उससे भागा नहीं जा सकता। अकीरा हर कीमत पर जल्दी से जल्दी ताकतवर बनने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका है और फ्लेम हाउंड्स को हराने के बाद वह बॉस रूम में प्रवेश करता है जहां एक विशाल डीमन लायन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो लायन मॉन्स्टर तुरंत उस पर हमला कर देता है और अकीरा उसकी हर चाल से बचता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि उस राक्षस की पूंछ एक सांप है जो जहर फेंक सकती है। अचानक वह जहर से चौंक जाता है और मॉन्स्टर अपने पंजे से उसे भेद देता है। अकीरा समझ जाता है कि वो अब तक जिंदा है, ये भी उसकी किस्मत है, लेकिन वो अभी हार मानने का इरादा नहीं रखता। लायन उसे जोर से फेंक देता है, लेकिन अकीरा पूरी ताकत से जवाब देने का फैसला करता है और अपनी शैडो मैजिक को पूरी तरह अनलीश कर देता है। अंधकार से बनी नुकीली स्पाइक्स तुरंत उस राक्षस को भेद देती हैं और उसे टुकड़ों में फाड़ देती हैं, लेकिन अकीरा ज्यादा देर तक उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। तभी उसके भीतर से एक पुरुष आवाज गूंजती है जो कहती है, मास्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इसलिए शैडो मैजिक को जबरदस्ती सक्रिय किया जाएगा। अंधकार तेजी से उसके शरीर की ओर बढ़ता है और हीलिंग मोड में प्रवेश करता है। उसके शैडो मैजिक में संग्रहित माना का इस्तेमाल करके उसकी चोटों को भरने लगता है। दूसरी ओर महल में सौतू अपने साथियों से कहता है कि अब उन्हें डीमन लॉर्ड को हराने के लिए निकल जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि यह सही समय नहीं है क्योंकि अभी अभी नाइट कमांडर की मौत हुई है। सौतू जोर देकर कहता है कि अगर वे अब नहीं चले तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर छात्र श्राप के अधीन हैं और वे कहते हैं कि यह सब बेकार है। सौतू घोषणा करता है कि अगर कोई साथ नहीं जाएगा तो वह अकेला ही जाएगा, लेकिन सौभाग्य से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। सैड को समझ नहीं आता कि वे उसके साथ क्यों जाना चाहते हैं जब वे श्रापग्रस्त हैं, लेकिन वे आत्मविश्वास से कहते हैं कि वे अब अपने श्राप से मुक्त हो चुके हैं। एन्चेंटर कहती है कि अब वह श्रापित और सामान्य लोगों के बीच अंतर समझ सकती है और उसे पूरा यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी लोग श्राप से पूरी तरह आज़ाद हैं। लंबे तलवारबाज असा इसका श्रेय खुद को देता है, ये कहते हुए कि उसे धुंधली याद है कि उसने किसी अजीब कमरे में कुछ अजीब से क्रिस्टल्स को काटा था। उसे याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंचा या उसे सैमुराई सोर्ड कैसे मिली, लेकिन उस समय से कुछ छात्र श्राप से मुक्त हो गए थे। दरअसल ये सब गिल की वजह से हुआ था। उसकी स्किल सजेस्शन किसी भी कर्स से ज्यादा शक्तिशाली है जब बात आती है अपने लक्ष्य से कोई एक साधारण क्रिया करवाने की। उसे खुशी है कि वह कम से कम कुछ छात्रों को बचा सका क्योंकि वही सैरिन का आखिरी आदेश था और अब वह सिर्फ उन्हें उनके सफर के लिए शुभकामनाएं दे सकता है। इसी बीच असाही सोचता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अकीरा के साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि जब उन सब पर श्राप था तब सच्चाई सिर्फ अकीरा को ही पता थी।
उसे वो वक्त याद आता है जब असली दुनिया में उसने अकीरा को रेलवे क्रॉसिंग पर पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखा था। अकीरा ने उससे कहा था कि वो ये बात किसी को न बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके क्लासमेट्स या उसकी छोटी बहन को उसके काम के बारे में पता चले। और असाही को इससे कोई परेशानी नहीं थी। जब दोनों अपनी अपनी बहनों के बारे में बात करने लगे तो उन्हें पता चला कि उनकी बहनें सबसे अच्छी दोस्त हैं, और यही बात उनके बीच एक अच्छा रिश्ता बनने की वजह बन गई। डंजन के अंदर अकीरा भी उसी घटना का सपना देखकर जागता है और सोचता है कि क्या असाही सुरक्षित है। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि उसका शरीर उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा है। जब वो अपना स्टेटस खोलता है तो देखता है कि उसके सभी स्टैट्स बढ़ गए हैं और उसका एचपी फिर से फुल हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी शैडो मैजिक स्किल का लेवल भी बढ़ गया है, जबकि उसने उसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया था। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन सोचने का वक्त नहीं होने के कारण वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वो डंजन के 75वें फ्लोर तक पहुंच जाता है, जहां उस पर अचानक एक स्लाइम मॉन्स्टर हमला कर देता है। अकीरा ये देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी गहराई में भी स्लाइम मौजूद है। वो तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस पर वार करता है, और हैरानी की बात यह होती है कि उस मॉन्स्टर के शरीर से एक खूबसूरत एल्फ लड़की बाहर गिरती है। अकीरा हैरान होकर उसे देखता है और फैसला करता है कि अब वो एक स्किल इस्तेमाल करेगा जिसका मौका उसे पहले कभी नहीं मिला, वर्ल्ड आई। जैसे ही वो ये स्किल एक्टिवेट करता है, उसे कई डरावनी चीजें दिखाई देती हैं जिनसे उसका जी मिचलाने लगता है। लेकिन वो तुरंत स्किल को कैंसिल कर देता है ताकि उसका दिमाग नई जानकारी से ओवरलोड न हो जाए। तभी एल्फ लड़की अमेलिया होश में आती है और अकीरा उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो कहती है कि हाँ, वो ठीक है। लेकिन अकीरा उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने पहले ही उसका स्टेटस देखा था और पाया था कि उसका एचपी सिर्फ 2% तक गिर गया था। उसे ये भी पता है कि अमेलिया के पास भी वर्ल्ड आई स्किल है, और उसने पहले ही वो स्किल अकीरा पर इस्तेमाल कर ली थी। वो अकीरा का नाम लेकर पूछती है कि ये जगह क्या है, जिस पर अकीरा बताता है कि ये एक डंजन है जहां वो लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो उसे समझाने लगता है कि किसी और का स्टेटस देखना अच्छी आदत नहीं होती, लेकिन तभी अमेलिया अचानक बेहोश होकर उसके बाहों में गिर जाती है। अकीरा को पता चलता है कि उसे बुखार है, इसलिए वो उसे लेकर डंजन के 69वें फ्लोर पर चला जाता है ताकि वो वहां आराम कर सके। जब अमेलिया की आंख खुलती है तो वो घबरा जाती है, लेकिन अकीरा उसे कहता है कि वो थोड़ा पानी पी ले ताकि उसका शरीर हाइड्रेटेड रहे। इसके बाद वो उसे खिचड़ी खिलाता है, और अमेलिया उससे पूछती है कि उसने उसे 75वें फ्लोर से सीधा 69वें फ्लोर तक क्यों लाया। अकीरा जवाब देता है कि ये सबसे नज़दीकी फ्लोर था जहां पानी का स्रोत था, और फिर वो उसे आराम करने के लिए कहता है। अमेलिया उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई, और फिर बताती है कि वो एक प्रिंसेस है, लेकिन अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े वक्त बाद अमेलिया पूरी तरह ठीक हो जाती है और अकीरा की यात्रा में उसके साथ शामिल हो जाती है, जब वो दोनों मिलकर डंजन के 80वें फ्लोर पर पहुंचते हैं। अमेलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करके लड़ाई में उसकी मदद करती है, लेकिन अकीरा खुश नहीं है कि वो उसके साथ इतनी खतरनाक जगह तक आई है। अमेलिया कहती है कि वो भी उसी दिशा में जा रही है, और आत्मविश्वास से कहती है कि वो इतनी मजबूत है कि अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। अकीरा के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो उसे साथ ले लेता है, और जल्द ही दोनों बॉस रूम में पहुंचते हैं, जहां एक भयानक ड्रैगन किसी भी घुसपैठिए को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है। ड्रैगन तुरंत उनकी ओर नीली आग फेंकता है, लेकिन वे किसी तरह उसे चकमा देने में सफल हो जाते हैं। अकीरा अपनी मौजूदगी छिपा लेता है, जबकि अमेलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक से ड्रैगन को नीचे दबा देती है, जिससे उसे हमला करने का मौका मिलता है। लेकिन ड्रैगन उसकी इनविजिबिलिटी स्पेल के बावजूद उसे देख लेता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है। अमेलिया अकीरा पर चिल्लाती है कि ड्रैगन उसे उसके माना के जरिए महसूस कर रहा है, और कहती है कि वह अपने माना को आसपास के माना के साथ मिला दे। लेकिन अकीरा ने अभी तक ऐसा करना नहीं सीखा, इसलिए तय करता है कि वह वैसे ही लड़ेगा जैसे वह हमेशा से लड़ता आया है। वह अपनी शैडो मैजिक सक्रिय करता है और ड्रैगन की ओर एक काली नुकीली किरण भेजता है, जो उसके चेहरे को खरोंच देती है और उसे अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर देती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह अपनी तलवार से ड्रैगन की आंख में वार कर देता है। ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है और अमेलिया उसके लापरवाह लेकिन दमदार लड़ाई के तरीके से बेहद प्रभावित होती है। लेकिन जैसे ही वह उसकी ताकतों के बारे में पूछने वाली होती है, ड्रैगन का शरीर चमकने लगता है, जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट एनिमे कमेंट में लिख। जिस एनिमे पर सबसे ज्यादा हाथ उठेंगे उसी पर अगली कहानी बनाएं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ड्रैगन एक विशाल नीली बिल्ली में बदल जाता है और ना तो अकीरा और ना ही अमीलिया समझ पाते हैं कि ये आखिर कैसे मुमकिन है। अमीलिया अपनी वर्ल्ड आई स्किल का इस्तेमाल करती है और पता लगाती है कि वो बिल्ली एक शेप शिफ्टर है। यही वजह थी कि वह ड्रैगन में बदल पाई। अब अमीलिया को सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर वह असली ड्रैगन होता तो उसे हराना इतना आसान नहीं होता। अकीरा इस बात से प्रभावित होता है कि अमीलिया कितनी सहजता से अपनी वर्ल्ड आई का इस्तेमाल कर लेती है। वह उससे पूछती है कि वह खुद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने इस स्किल को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी तो उसका दिमाग मानो फटने वाला था। उसे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका लेवल अभी बहुत कम है, जिससे वह इस स्किल को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लेकिन अमीलिया का मानना है कि अकीरा खुद इस स्किल को अस्वीकार कर रहा है और यही वजह है कि उसे इसमें परेशानी हो रही है। तभी वो काला बिल्ली जैसा प्राणी जागता है और बोलना शुरू कर देता है। वह निराश होकर कहता है कि उसे एक इंसान और एक एल्फ ने हरा दिया, जबकि उसने तो सिर्फ मजे के लिए ड्रैगन का रूप लिया था। अकीरा उस बोलते हुए मॉन्स्टर कैट को देखकर हैरान रह जाता है और बिल्ली उसकी प्रतिक्रिया से आहत हो जाती है। वह कहता है कि उसे बाकी निचले स्तर के उन मॉन्स्टर्स के साथ मत मिलाओ जो सिर्फ अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वह खुद डीमन लॉर्ड द्वारा बनाई गई एक उच्च बुद्धि वाली प्राणी है। अकीरा जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अगले वार के बाद ये बिल्ली दोबारा लड़ नहीं पाएगी। काली बिल्ली को मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरने से पहले उसके पास अकीरा के लिए एक संदेश है। वह खड़ी होती है और एक खतरनाक ऑरा छोड़ते हुए कहती है कि डीमन लॉर्ड उसका इंतजार कर रहा है, अपने महल में जो वोल्केनो से भरे डीमन कॉन्टिनेंट के गहरे हिस्से में स्थित है। ये संदेश सुनकर अकीरा को शक होता है और वह पूछता है कि डीमन लॉर्ड उसके बारे में कैसे जानता है और वह उसे अपने महल क्यों बुलाना चाहता है। काली बिल्ली जवाब देती है कि डीमन लॉर्ड उसकी समझ से बहुत परे है, इसलिए वह उसे और कुछ नहीं बता सकती। फिर वह जमीन पर लेट जाती है और कहती है कि अब उसे मार दो, लेकिन अकीरा इनकार कर देता है। बिल्ली कहती है कि वह इतना कूल बनने का नाटक बंद करे, क्योंकि इंसान सभी डीमंस और मॉन्स्टर्स को अपने दुश्मन मानते हैं, इसलिए उसका उसे मारना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अकीरा उसकी बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसके लिए असली दुश्मन राजा है, न कि ये डीमंस। वह नहीं मानता कि डीमंस उनके दुश्मन हैं। तभी अमीलिया उसे याद दिलाती है कि बॉस रूम का दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक वे बॉस को नहीं मारते या बॉस उन्हें नहीं मार देता। काली बिल्ली उसकी बात से सहमत होती है और अकीरा से पूछती है कि क्या वह यहाँ भूख से मरने का इरादा रखता है। फिर वह पूछती है कि आखिर वह उसे मारना क्यों नहीं चाहता, और उसका जवाब सीधा लेकिन चौंकाने वाला होता है। वह कहता है कि वह एक कैट पर्सन है और बाकी मॉन्स्टर्स के विपरीत ये काली बिल्ली उससे बात कर सकती है। उसे विश्वास है कि जरूर कोई न कोई तरीका होगा जिससे वे इस बॉस रूम से बिना बिल्ली को मारे बाहर निकल सकते हैं। तभी अमीलिया को याद आता है कि ऐसा करने का एक और तरीका भी है। वह कहती है कि अगर अकीरा काली बिल्ली के साथ एक पैक्ट बना ले और उसे अपना फेमिलियर स्वीकार कर ले तो वह बॉस मॉन्स्टर के रूप में पहचाना नहीं जाएगा और दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। काली बिल्ली इस विचार पर हंसती है और कहती है कि यह सिर्फ एक अनुभवी मैजिक यूजर ही कर सकता है, जिसे अपने माना पर बेहतरीन नियंत्रण हो, और अकीरा में वह काबिलियत नहीं है। लेकिन अमीलिया उसकी बात से असहमत होती है और बताती है कि अकीरा पहले ही उस सीमा को पार कर चुका है जो इस रिचुअल के लिए जरूरी होती है। वह काली बिल्ली को याद दिलाती है कि अकीरा ने पहले अपनी माना को अपने शरीर से अलग करके उसे भ्रमित किया था, जो अब तक सिर्फ पहले हीरो ने ही किया था। अमीलिया को पूरा भरोसा है कि अकीरा ये रिचुअल कर सकता है, हालांकि उसे यकीन नहीं कि वह इसमें सफल होगा या नहीं। अकीरा उससे पूछता है कि अगर वह असफल हुआ तो क्या होगा, और काली बिल्ली जवाब देती है कि तब उनमें से कोई एक मर जाएगा और सबसे बुरी स्थिति में दोनों अपनी जान गंवा सकते हैं। अकीरा उस जोखिम को लेने के लिए तैयार होता है और काली बिल्ली समझ नहीं पाती कि वह ऐसा क्यों करेगा। वह कहती है कि आगे बढ़ो, उसे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकीरा उसकी जिंदगी और मौत के प्रति इतनी बेरुखी देखकर गुस्सा हो जाता है। काली बिल्ली जवाब देती है कि ज्यादा जीने में अब उसे कोई खुशी नहीं मिलती, और अकीरा तय करता है कि बाद में वो उसे समझाएगा। फिर वह अमीलिया से पूछता है कि इस रिचुअल को कैसे करना है, और वह बताती है कि पहला कदम है बिल्ली को एक नया नाम देना। अकीरा उसका नाम नाइट रखता है, क्योंकि उसकी खूबसूरत फर उसे रात के आसमान की याद दिलाती है। बिल्ली उस नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और फिर अकीरा अगले कदम पर बढ़ता है, जो है
अपनी मैना को उसकी पंजे में प्रवाहित करना। अमीलिया उसे चेतावनी देती है कि एक बार माना प्रवाहित करना शुरू करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, और अगर वह बिल्ली को नियंत्रित करने में असफल रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अकीरा को पूरा भरोसा है कि वह सफल होगा। जैसे ही वह अपनी माना बिल्ली के पंजे में डालना शुरू करता है, उसे एक शक्तिशाली लहर अपने अंदर डुबोती हुई महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि यही उस बिल्ली के भीतर की शक्ति है। लेकिन अचानक ही वह खुद को एक जलते हुए शहर की ओर गिरता हुआ पाता है। अकीरा उस भयानक दृश्य को देखकर भयभीत हो जाता है। फिर वह देखता है कि नाइट शहर में तबाही मचा रहा है और जो भी भागने की कोशिश करता है उसे मार डालता है। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट अपनी डार्क मैना से उस पर हमला करता है, जिससे उसे गंभीर चोट लगती है। अकीरा किसी तरह फिर से खड़ा होता है और नाइट उससे कहता है कि अब झिझकना बंद कर दे और उसे मार दे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह इस जगह से जिंदा बाहर निकल सकता है। लेकिन अकीरा खुद को उस बिल्ली पर हमला करने के लिए तैयार नहीं कर पाता। तब नाइट फिर से हमला शुरू कर देता है, अपनी तेज और शक्तिशाली पंजों से उस पर वार करता है। अकीरा को इस सपनों की दुनिया में जो चोटें लगती हैं वे उसके असली शरीर पर भी असर डालने लगती हैं। आखिरकार वह लड़ने का फैसला करता है। वह अपनी डैगर नाइट की ओर फेंकता है, लेकिन नाइट उसे आसानी से रोक देता है और फिर अपनी डार्क पावर चार्ज करने लगता है ताकि जल्दी से इस लड़ाई को खत्म कर सके। अकीरा उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन हमला करने के बजाय वह खुद को नाइट के पंजों से छिदने देता है। काली बिल्ली उसकी इस हरकत से हैरान रह जाती है और पूछती है आखिर वह करने की कोशिश क्या कर रहा है। अकीरा जवाब देता है कि वह उसे मारना नहीं चाहता और उसे पता है कि नाइट भी किसी को मारना नहीं चाहता। नाइट कहता है कि वह एक राक्षस है और भले ही उसके पास बुद्धि हो, उसकी प्रवृत्ति उसे बार बार यही कहती है कि जो भी उसके रास्ते में आए उसे मार दो। अकीरा जानता है कि नाइट अब दूसरों को मारते मारते थक चुका है, इसलिए वह कहता है कि अब उसे अपनी प्रवृत्ति से अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। वह उसके पंजे थाम लेता है और वादा करता है कि अब से वह उसकी देखभाल करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे कभी भी ऐसा कुछ करने की नौबत न आए। धीरे धीरे सपना जैसी वह दुनिया मिटने लगती है और जैसे जैसे नाइट उस पर भरोसा करने लगता है, वह एक सामान्य आकार की बिल्ली में बदल जाता है और अकीरा की बाहों में सुकून पाता है। सपनों की दुनिया में सूरज उगता है, जो अकीरा की बाहों में नाइट को महसूस हो रही शांति का प्रतीक बन जाता है। इसके साथ ही अकीरा उस सपनों की दुनिया से लौट आता है और जैसे ही उसे एहसास होता है कि किया गया पैक्ट रिचुअल सफल हुआ है, वह नाइट को छूकर इसकी पुष्टि करता है। उसकी हथेली के पीछे एक सुनहरी निशानी उभरती है और फिर नाइट के माथे पर बनी लाल निशानी भी सुनहरी हो जाती है। अमेलिया समझाती है कि ये उस पैक्ट के सफल होने का चिन्ह है और अब अकीरा की आत्मा उस बिल्ली से जुड़ चुकी है। नाइट भी जागता है और कहता है कि अब वह ये देखने के लिए उत्सुक है कि अकीरा आखिर कितनी दूर तक जाएगा। वह उसे अपना मालिक मान लेता है और अपनी जिंदगी उसकी सेवा में समर्पित करने की कसम खाता है। इसके बाद अमेलिया खुद का परिचय देती है और नाइट कहता है कि अपने मालिक की साथी होने के नाते उसे भी उसका पूरा सम्मान मिलेगा। तभी जमीन पर एक मैजिक सर्कल उभरता है जो ये संकेत देता है कि बॉस पर विजय प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अकीरा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लगता है। वह कहता है कि वह अब अगले फ्लोर पर जाना चाहता है, लेकिन नाइट घायल है। नाइट जवाब देता है कि यह दरवाज़ा तब तक खुला रहेगा जब तक वे इसका इस्तेमाल न करें, इसलिए जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कुछ समय लेकर अपनी चोटों से उबरने का फैसला करता है और अमेलिया सुझाव देती है कि इस बीच वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। नाइट तुरंत उसकी बात मान लेता है और अकीरा मन ही मन हैरान रह जाता है कि उसने कितनी जल्दी अपना स्वभाव बदल लिया। दूसरी तरफ सोटो और उसकी पार्टी उस देश में पहुंचती है जिसे एक हीरो ने स्थापित किया था, वही हीरो जो उनकी तरह पृथ्वी से बुलाया गया था। वहां पहुंचकर वे चकित रह जाते हैं क्योंकि वह देश बिल्कुल ऐतिहासिक जापान जैसा दिखता है। हर चीज उन्हें जानी पहचानी लगती है और वे अपने भविष्य की योजनाओं पर बात करने से पहले थोड़ी राहत महसूस करते हैं। सोटो कहता है कि सबसे पहले उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 महीने का खर्च बचा है और उसके बाद वे पूरी तरह कंगाल और बेघर हो जाएंगे। एक लड़का सुझाव देता है कि उन्हें एडवेंचर बन जाना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए सबसे बेहतर काम है और सोटो उससे सहमत होता है। फिर वह अगले मुद्दे पर आता है, जानकारी इकट्ठा करने का। वह कहता है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिससे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता हो और साथ ही ऐसी किताबें भी खोजनी चाहिए जिनमें मूल्यवान जानकारी हो। तभी एक लड़का धीरे से कहता है कि काश कोई ऐसी किताब मिल जाती जो उन्हें वापस अर्थ लौटने का तरीका बता सके।
लेकिन सैड का मानना है कि अगर वे डीमन लॉर्ड को हरा दें तो वही इसका सबसे अच्छा तरीका होगा। उसे लगता है कि सिर्फ राजा और राजकुमारी ही जानते होंगे कि उन्हें वापस कैसे भेजा जा सकता है, और भले ही वो लोग चालाक और बुरे हों, फिर भी उन्हें अपनी तरफ करना जरूरी है, और इसका एकमात्र रास्ता है डीमन लॉर्ड को हराना। वो घोषणा करता है कि जैसे ही उनके पास पर्याप्त पैसा और जानकारी हो जाएगी, वे सीधा डीमन कॉन्टिनेंट की ओर रवाना होंगे। लेकिन असाही इससे असहमत होता है। उसका मानना है कि डीमन कॉन्टिनेंट जाने से पहले उन्हें अकीरा से दोबारा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतर्जान उसे बताती है कि अकीरा बाकियों की तुलना में बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है और उन्हें अपनी टीम में उसकी ज़रूरत होगी। कुछ सदस्य असाही की बात से सहमत हो जाते हैं, जबकि कुछ अब भी मानते हैं कि वही कमांडर सरिन का हत्यारा है। इस बात पर उनके बीच हल्की बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी लड़कियां बीच में आकर स्थिति को शांत करने की कोशिश करती हैं। वो सोतो से पूछती हैं कि उसे क्या लगता है, क्योंकि बतौर लीडर आखिरी फैसला उसी को लेना है। सोतो असाही की बात से सहमत होता है और मानता है कि अकीरा अब उनसे ज्यादा ताकतवर बन चुका है, लेकिन उसे शक है कि वो लोग उसके साथ काम कर पाएंगे। वो कहता है कि अकीरा को दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद नहीं है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो आज तक उसे पहचानता भी नहीं, जबकि दोनों एक ही स्कूल में किंडरगार्टन से साथ पढ़े हैं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं, और खुद असाही भी मानता है कि अकीरा टीम में काम करने वाला इंसान नहीं है। सोत्तू कहता है कि दंतकथाओं के अनुसार केवल वही हीरो जो पवित्र तलवार का धारक है, वही डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। इसलिए उसे इतना ताकतवर बनना होगा कि वह अपना काम पूरा कर सके। उसका मानना है कि अगर उन्होंने अकीरा को ढूंढ भी लिया, तो अगर वे कमजोर रहे तो वह उनके साथ काम करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। इसी वजह से वह फैसला करता है कि वह इसी देश में उसका इंतजार करेगा, जबकि बाकी सभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। दूसरी ओर अमीलिया अकीरा और नाइट को अपने अतीत के बारे में बता रही होती है। उसे उसके ही देश से उसकी बहन ने निकाल दिया था, और उसकी बहन के लोग उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने उसे एक खड़ी चट्टान के किनारे पर घेर लिया, तो उसने अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल किया और नदी में छलांग लगा दी। वहां नदी का बहाव उसे बहाकर दूर ले गया, जिससे वह किसी तरह बच गई, लेकिन वह घायल थी और थक चुकी थी। और तभी एक काला स्लाइम उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे पूरी तरह निगल गया। जब उसने होश संभाला तो वह खुद को एक डंजन के अंदर पाई, और अकीरा ने उसे अभी अभी बचाया था। अकीरा उसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन नाइट को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। वह कहता है कि स्लाइम इंसानों को नहीं खाता, और अगर किसी स्लाइम ने अमीलिया को निगल भी लिया होता तो उसे बचाए जाने तक वह पच चुकी होती। अमीलिया खुद भी इसे समझ नहीं पाती, लेकिन वह उस स्लाइम की आभारी है जिसने किसी तरह उसे अकीरा तक पहुंचा दिया। अकीरा उससे कहता है कि उसे वापस जाकर अपनी बहन से सब ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अमीलिया तो पहले ही हार मान चुकी होती है। उसे लगता है कि वह अपनी बहन का सामना नहीं कर सकती, मगर अकीरा कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार वे परिवार हैं। वह कहता है कि उसकी भी एक बहन है जो हमेशा शरारती रहती है, लेकिन फिर भी वह उससे बहुत प्यार करता है। अमीलिया और नाइट उससे पूछते हैं कि क्या वह अपनी दुनिया में वापस जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता है, और अकीरा सिर हिलाकर हाँ कहता है, लेकिन उससे पहले उसे कुछ और करना है। वह सेरिन के बारे में बात करना शुरू करता है, उस आदमी के बारे में जिसने उसे इस दुनिया में जीना सिखाया था। जैसे ही वह उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने सेरिन की हत्या की, उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह कसम खाता है कि वह सेरिन की हत्या का बदला लेगा और किंग तथा प्रिंसेस दोनों को मार डालेगा। उसका ये जानलेवा गुस्सा देखकर अमीलिया और नाइट डर से कांप उठते हैं। अमीलिया उसका नाम चिल्लाकर पुकारती है और उसे उसकी हत्या की प्यास से बाहर निकाल देती है। जब वह शांत हो जाता है तो अमीलिया और नाइट उसे बताते हैं कि वे सेरिन को जानते हैं, क्योंकि वह एक मशहूर नाइट कमांडर था। अकीरा समझ जाता है कि माहौल बहुत गंभीर हो गया है, इसलिए वह अपना ग्लव निकालता है और अपने बिल्ली जैसे इंस्टिंक्ट्स से उसे हिलाने लगता है। नाइट तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अकीरा खुश हो जाता है ये देखकर कि उसके घर के आसपास की आवारा बिल्लियों पर जो ट्रिक काम करती थी, वही एक मॉन्स्टर कैट पर भी काम कर रही है। अमीलिया भी इसे आजमाना चाहती है। थोड़ी ही देर में अकीरा और अमीलिया दोनों नाइट के साथ लिपटकर उसके मुलायम और गर्म फर का मजा लेने लगते हैं। नाइट अकीरा से कहता है कि वह इसे थोड़ा गंभीरता से ले, क्योंकि उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और अगर उनमें से एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। अकीरा ये पहले से जानता है, लेकिन वह बस इस बात से खुश है कि उसे एक कैट फेमिलियर मिला है, क्योंकि उसे बिल्लियां बहुत पसंद हैं।
अमीलिया जवाब देती है कि उसे उससे जलन हो रही है क्योंकि उसे भी बिल्लियां पसंद हैं। जब वे सब मस्ती खत्म कर लेते हैं तो वे फैसला करते हैं कि अब डंजन से निकलना चाहिए। अकीरा नाइट से पूछता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल उन्हें कहाँ ले जाएगा, लेकिन वह बिल्ली इस बारे में कुछ नहीं जानती। वह कहती है कि अब बहुत कम डीमंस ही हैं जो मैजिक सर्कल्स बनाने की कला जानते हैं। अकीरा तय करता है कि जब वह डीमन कॉन्टिनेंट पहुंचेगा तो वह उन्हें ढूंढकर अपने लिए काम करवाएगा। अचानक अमीलिया को एक कहानी याद आती है जिसमें कहा गया है कि हल्के नीले रंग के मैजिक सर्कल्स लोगों को उस जगह ले जाते हैं जहां वे जाना चाहते हैं, और अगर कई लोग एक साथ उसमें प्रवेश करें तो वह केवल एक व्यक्ति की इच्छा पर प्रतिक्रिया करता है। अकीरा कहता है कि इससे उनके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन अमीलिया उसे भरोसा दिलाती है कि जहां भी जाना होगा वह उसके साथ ही जाएगी। अकीरा उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैजिक सर्कल के अंदर कदम रख देता है। वह सोचता है कि शायद यह उसे उसके परिवार के पास वापस ले जाए, लेकिन तुरंत उस विचार को झटक देता है क्योंकि उसके लिए सबसे पहले बदला जरूरी है। जैसे ही वह यह सोचता है, मैजिक सर्कल सक्रिय हो जाता है और पूरा समूह टेलीपोर्ट होकर एक जंगल में पहुंच जाता है जहां से वे एक विशाल पेड़ देख सकते हैं। उस पेड़ को देखकर अमीलिया सदमे में आ जाती है और नाइट पहचान लेता है कि वह वर्ल्ड ट्री है। वह कहता है कि वे अब एल्व्स के जंगल में हैं। अमीलिया को यकीन नहीं होता कि वे यहाँ कैसे पहुंच गए, लेकिन अकीरा को लगता है कि यह जगह उनके लिए अच्छी है। अचानक एक पेड़ के पीछे छिपा एक एल्फ अमीलिया पर तीर चला देता है, लेकिन अकीरा समय रहते उसे देख लेता है और उसे तीर की राह से हटाकर बचा लेता है। फिर वह उस आर्चर की ओर दौड़ता है, अपने डैगर से उसके तीर को मोड़ देता है और तेजी से उसके पीछे पहुंचकर उसे जमीन पर गिरा देता है। अमीलिया पहचानती है कि वह एल्फ लियम है। लियम कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि जब वह इस जगह की रोशनी देखने आया तो उसे गद्दार मिल जाएगा। वह अमीलिया से कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाए, लेकिन अकीरा उसे बेहोश कर देता है क्योंकि उसे उसकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह देर कर चुका है। चारों ओर से एल्व्स ने उन्हें घेर लिया है। अमीलिया की बहन खिलिचा खुद उनका नेतृत्व कर रही होती है। वह अमीलिया से कहती है कि जब वह खुद अपनी मर्जी से देश लौट आई है तो उसकी मौत तय है। लेकिन यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस पर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।